नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का आज छठा दिन है। विपक्ष और उसके नेता लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि साहब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक संकट आने वाला है और मोदी लोगों को विदेश घूमने से मना करके खुद विदेश में मजे कर रहे हैं। इस सबके बीच आ गई मेलोडी वाली तस्वीर, मतलब वो वीडियो जिसमें इटली की पीएम मेलोडी टॉफी के उस गिफ्ट को दिखा रही है जो पीएम मोदी उनके लिए लेकर गए थे। बस विपक्ष और उसके नेता को तो बैठे बिठाए मानो एक मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी ने तो सीधे आरोप लगा दिए कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? पीएम मोदी के विदेश दौरे से देश को क्या मिला, इसका पूरा हिसाब देती इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। We all are convinced and excited about the fact that the new opportunities that the EU-India free trade agreement will bring, both to India and to Europe as a whole. इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। Popular way of saying Parishram hi sa falta ki kunjiae. उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। Onori al primo ministro dell'India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय टॉफी मेलोडी उन्हें गिफ्ट की। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए। मेलोडी, गिफ्ट के लिए थैंक यू। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. इधर पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी की गिफ्ट दी। उधर नेता प्रतिपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी ने फौरन एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली में हैं।
मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री हर बार इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनती रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी बतौर गिफ्ट क्यों दी? तो इसका जवाब छुपा है मेलोनी के एक और वीडियो में जो उन्होंने 2 साल पहले पीएम मोदी के साथ पोस्ट किया था। 15 जून 2024 को मेलोनी और मोदी की मुलाकात G7 समिट में हुई थी। तब जॉर्जिया मेलोनी ने एक हैशटैग मेलोडी के साथ इस वीडियो को शेयर किया था। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. मेलोनी और मोदी में जो एक बड़ी चीज कॉमन है वो ये कि दोनों की राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रवाद की है। दोनों ही दक्षिणपंथी धारा के नेता हैं जिनकी अपनी जबरदस्त फॉलोइंग है। यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा बड़ा पार्टनर है। बात आज की है और तथ्य ये है कि बीते करीब 1 दशक में इटली और भारत के कारोबारी संबंधों में मजबूती आई है। अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.50 अरब डॉलर से ज्यादा का है और दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य 2029 तक इसे 20 अरब यूरो के पार ले जाना है। एक बात तो शीशे की तरह साफ है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कि मौजूदा मिडिल ईस्ट संकट और इससे उभर रहे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में वही राष्ट्र बचेगा जो ज्यादा से ज्यादा कारोबार करेगा और फॉरेन रिजर्व को बढ़ाएगा। और पीएम मोदी का फोकस ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और भारतीय कारोबार को विदेशों तक बढ़ाने पर है। नॉर्डिक देशों की यात्रा से लेकर इटली तक मोदी का सूत्र यही है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुद्दा भरोसे का है और भरोसे की कसौटी पर इन दो चेहरों में फिलहाल तो मोदी का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि ब्रांड मोदी आजमाया हुआ है, कसौटी पर कसा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि संकट के दौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोशिश सिर्फ और सिर्फ पैनिक बढ़ाने की दिखती रही है। कोरोना काल का ही उदाहरण ले लीजिए। कोरोना के दौर में जहां पीएम मोदी लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे थे और कोरोना से लड़ने के लिए देश को तैयार कर रहे थे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस हमारी अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए एक बेहद गंभीर खतरा है और सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। 17 मार्च 2020 को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को आगाह करते हैं कि देश पर आर्थिक सुनामी आने वाली है। जून 2021 में राहुल गांधी ने सरकार के कोविड प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों को अनावश्यक बताया और तीसरी लहर के लिए आगाह किया। सवाल यह है कि मुश्किल वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर देश के लोगों के हित के लिए समाधान खोजना चाहिए या कि संशय, शक और भय की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भरे मंच से गद्दार कहने से भी नहीं चूक रहे। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मोदी की विदेश यात्राओं को राहुल टारगेट कर रहे हैं।
वो और उनके नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब आर्थिक तूफान आने वाला है तब मोदी विदेशों में मजे ले रहे हैं और टॉफी बांट रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या पीएम मोदी का 6 दिनों में 5 देशों का यह दौरा बिना किसी लक्ष्य के था? क्या पीएम मोदी ने अपने 144 घंटे विपक्ष और कांग्रेस के मुताबिक बेकार कर दिए? सच ये है कि पीएम मोदी ने इन 6 दिनों में 144 घंटों में लगातार काम किया और इस काम ने भारत को रणनीतिक, कूटनीतिक और कारोबारी तीनों तौर पर मजबूत किया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को सुनिए। We all are convinced and excited about the fact that the new opportunities that the EU-India free trade agreement will bring, both to India and to Europe as a whole. And finally, I think there is a good room for expanding our partnerships in investments, in innovation, in diplomacy, as we talked about today, and also in defense cooperation. So there is a great variety of opportunities that lies before us. Thank you. भारत और इटली के संबंधों में भी रणनीतिक और कारोबारी तौर पर पिछले 1 दशक में और मजबूती आई है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी मोदी के भारत की ग्लोबल छलांग की प्रशंसा करती रही है। मेलोनी खुद को पीएम मोदी की एक प्रशंसक बताती रही, खासकर पीएम मोदी की विचारधारा, विजन और राष्ट्र के लिए उनके कमिटेड एक्शन को लेकर। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति की है। लेकिन मेरा मतलब है कि यह वास्तव में सबूत है कि अब वो एक प्रमुख नेता बन गए हैं। मेलोनी की मोदी नीति को लेकर की गई प्रशंसा के पीछे वजह है ये आंकड़ा। 1995 में भारत और इटली की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से बराबर थी, 1.3 ट्रिलियन डॉलर। 2025 में पीपीपी के हिसाब से भारत की जीडीपी का आकार 17.26 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है, जबकि इटली की जीडीपी 3.78 ट्रिलियन डॉलर है। यानी पिछले 30 साल में भारत की जीडीपी जहां 13 गुना बढ़ी, जबकि इसकी तुलना में इटली की जीडीपी करीब 3 गुना ही बढ़ी। भारत इटली संबंधों में एक अहम कड़ी है आईमेक, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसमें इटली की भूमिका एक रणनीतिक गेटवे और लॉजिस्टिक हब की है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने के बाद इटली अब खुद को यूरोप में भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। तो क्या इसी बड़े मिशन को लेकर पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई के राष्ट्रपति और अपने दोस्त अल नाह्यान से मुलाकात की और आखिरी पड़ाव में इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से मिले? क्योंकि आईमेक के 2 भाग बेहद अहम हैं, पूर्वी कॉरिडोर जो भारत से यूएई का है और उत्तरी कॉरिडोर जो यूएई से यूरोप तक जाता है। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इसलिए ही कहा जाता है कि मोदी का विजन ही कांग्रेस और उसके नेता के लिए कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह है। यूएई भारत में $5 बिलियन का निवेश करेगा। नीदरलैंड के साथ भारत के 17 समझौते हुए हैं। नॉर्डिक देश भारत में कुल $100 अरब का निवेश करेंगे। और रही बात इटली की, तो वहां से भारत के लिए बड़ा सरप्राइज आने वाला है। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष अपने तेवर में सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम को बाहर कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है।
शुभेंदु अधिकारी के फैसले से बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक सियासत गर्म है। अखिलेश यादव आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, तो तेजस्वी बिहार में अपराधियों के खिलाफ हो रहे एनकाउंटर को जाति से जोड़कर देख रहे हैं। इस बीच शुभेंदु सरकार के निशाने पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, जिनके कई प्रॉपर्टी पर अब बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। शुभेंदु सरकार के निशाने पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। क्या बंगाल में अभिषेक बनर्जी के आशियाने पर चलेगा बुलडोजर? पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में और अब बात अभिषेक बनर्जी तक आ गई है। शुभेंदु पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी की फाइल खुलेगी और जेल भेजा जाएगा। शुभेंदु और अभिषेक के बीच खुल्लम खुल्ला होने के बाद अब मामला बुलडोजर तक पहुंचता दिख रहा है। शुभेंदु लिस्ट ले आए हैं, तैयारी क्या है उसकी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के एक बड़े फैसले को जानिए, जिसमें शुभेंदु ने ममता बनर्जी के फैसले को पलट कर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अब पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण में बड़ा फेरबदल करते हुए मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे से मिलने वाले फायदे को खत्म कर दिया और इसके बाद आरक्षण सीमा को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। बंगाल में अब 2 कैटेगरी में मिलने वाले ओबीसी आरक्षण में ममता सरकार ने कैटेगरी ए में 10% और कैटेगरी बी में 7% आरक्षण का प्रावधान रखा था, लेकिन अब नई नीति के तहत सिर्फ पिछड़े हिंदू समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो SC/ST कैटेगरी में नहीं आते। अब बंगाल में कुल 66 जातियां और समुदाय ही ओबीसी के दायरे में आएंगे। इन्हें ही सरकारी नौकरियों और दूसरे सरकारी पदों पर 7% आरक्षण का फायदा मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने ये दावा किया है कि पिछली सरकार के जरिए मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डालना कानून के हिसाब से गलत है और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया है, जिसमें मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डालना असंवैधानिक बताया गया है। आज के हाई कोर्टेर नतून करे इनक्वायरी होबे एखाने बोला हয়েছে এবং हाई कोर्टेर निर्देश अनुयायी जे समस्त अलरेडी हाई कोर्ट बोले दिएছেন সেই সব সমস্ত গোষ্ঠীকে राज्य सरकार सिद्धांत नेবে এবং তাদেরকে আবার ইনক্লুড করা হবে। शुभेंदु सरकार ने साफ ऐलान किया है कि 2010 के पहले की तरह ही आरक्षण सिस्टम लागू होगा। अब इस फैसले का सबसे बड़ा असर ममता बनर्जी के शासन में ओबीसी में शामिल की गई मुस्लिम उपजातियों पर पड़ेगा, क्योंकि अब ये जातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। दरअसल साल 2010 में 66 ऐसी जातियां ओबीसी में शामिल की गईं और तब आरक्षण का दायरा 7% था। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई और 2012 में 77 नई जातियां ओबीसी लिस्ट में जोड़ी गई। ओबीसी की 2 कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई और कुल 17% का आरक्षण दिया गया, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए में 10% का आरक्षण और ओबीसी बी में 7% का आरक्षण। आरोप है कि कैटेगरी ए में ज्यादातर मुस्लिम उपजातियों को शामिल किया गया। 2024 में हाई कोर्ट ने कैटेगरी सिस्टम में धर्म आधारित आरक्षण सिस्टम को अवैध और असंवैधानिक बताया, लेकिन ममता ने तब शायद वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे सिस्टम को बरकरार रखा और अब हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर शुभेंदु सरकार ने ममता सरकार का पुराना फैसला पलट दिया। शुभेंदु सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरक्षण और पीडीए के मुद्दे पर सीधे बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का फाउल प्ले खेल रही है। अखिलेश ने बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव
और मुस्लिम उपजातियों के कोटा लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले, इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया, और यूपी में तो लूट ही रहे। एक दौर में सीएम योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था। हालांकि इसमें 80 क्या है और 20 क्या है उसे लेकर सस्पेंस बना रहा। बाद में योगी ने एकजुट हिंदू की लकीर खींची। अब उसके जवाब में अखिलेश यादव 5 वर्सेस 95% का नया नैरेटिव लेकर आए हैं। आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है? दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। अखिलेश ने समाज को धर्म जाति की जगह हक और हिस्सेदारी के आधार पर 5 बनाम 95 में बांटने का नया दांव खेला है। तो बीजेपी इस नैरेटिव को तुष्टीकरण 2.0 और जातिवाद का न्यू चैप्टर बता रही है। 5 साल अपनी जाति को आगे बढ़ाया सरकार में। 20% आबादी मुसलमान की, मुसलमान को सिर्फ नफरत सिखाते हो। को बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि मैं 5 साल में 1000 दंगा कराया और 1000 जगह कर्फ्यू लगा और 1200 जन की हानि हुई। अखिलेश यादव जी के समय ही आरक्षण को ताक पे रखा गया, आउटसोर्सिंग से आरक्षण को खत्म किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। आज ऑडिट करने बैठे हैं, सबसे पहले ऑडिट करें अपने कार्यकाल का, और एक बहुत बड़ा अंतर उनको स्वयं दिखेगा। मुझे विश्वास है कि इसके बाद उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। एक तरफ आरक्षण पर बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी संग्राम मचा हुआ है, दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु सरकार हर मुद्दे पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से कथित रूप से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की है। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक के घर शांति निकेतन पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस जारी किया है, जिसमें 17 प्रॉपर्टी के अनाधिकृत हिस्से गिराने को कहा गया है। अभिषेक बनर्जी के घर के सामने नोटिस लगाया गया है। ये अभी का नोटिस है। सर, ये दोबारा से टाइम दिया गया है कि उसको पूछिए उसको। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें दोबारा से इस घर का जिक्र किया गया है और हाउस नंबर ये लिखा हुआ है, और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो परमिशन है उसे लेकर ये नोटिस है, और विदिन 7 डेज़ के अंदर अनऑथराइज जो चीज़ें हैं उन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। ये आप देख सकते हैं, कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पहुँचे हैं अभिषेक बनर्जी के घर के सामने। ये कहा जा रहा है कि आप देखिए, पहले पुलिस और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं। अभिषेक बनर्जी का ये घर है। ये कहा जा रहा है कि 17 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस लगाया है, जिन्हें अभिषेक बनर्जी के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए, रिसीविंग भी ले ली गई है। ये रिसीविंग आपको मिल गई है, इसकी रिसीविंग मिल गई है आपको। ये देखिए, इस नोटिस की रिसीविंग भी ली गई है। देखिए, फोटोग्राफी भी यहाँ पर सामने की जा रही है, तमाम चीज़ों की फ़ोटो ली जा रही है, रिसीविंग ली जा रही है, और पुलिस भी और कोलकाता नगर निगम के अधिकारी भी। सर, आप कोलकाता नगर निगम से हैं? हाँ। तो कितनी प्रॉपर्टियों पे आप लोग लगा चुके हैं ऐसे ही? हम लोग को 11 प्रॉपर्टी को देने के लिए बोला। कितनी प्रॉपर्टी? 11 प्रॉपर्टी अभी आज के लिए 11।
आज के लिए 11 हैं। तो ये सभी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं? लिप्स एंड बाउंड्स जी, उसका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड। अच्छा, उनकी कंपनी से जुड़ी हुई हैं। हाँ। शुभेंदु सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी की स्कैनिंग हर दिन जारी है। कितनी प्रॉपर्टी है, किसके साथ प्रॉपर्टी है, कितने की प्रॉपर्टी है, इन सब पर सीधे सीएम शुभेंदु नजर बनाए हुए हैं। भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। अब ये भी समझिए कि अभिषेक बनर्जी की जो संपत्ति रडार पर है वो कहां कहां मौजूद है। शांति निकेतन हरीश मुखर्जी रोड, 121 कालीघाट रोड, 119 कालीघाट रोड, प्रेमेंद्र मित्रा सरनी इलाका, पंडितिया रोड पर संपत्ति, उस्ताद आमिर खान सरनी इलाका शामिल है। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लिप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप तो भगवान नहीं है, ना ही आपका बुआ जी भगवान है। तो जो नियम सबके लिए है, पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। हालांकि नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने पलटवार किया है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि वो जो चाहे कर ले, उन्हें मेरे घर पर नोटिस भेजना है, भेजे, मेरा घर तोड़ना है तोड़ दें, मैं इन गीदड़ भक्तियों के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। बीजेपी और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई और मजबूती से जारी रहेगी। इस बीच बिहार में योगी मॉडल को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, खासकर एनकाउंटर को लेकर, जिसमें जाति देखकर गोली मारने का आरोप है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन और एनकाउंटर को तेजस्वी यादव जाति से जोड़ रहे हैं। बंगाल से यूपी बिहार तक नए नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो रखी है, जिसके केंद्र में योगी मॉडल है। चाहे वो अवैध को बुलडोजर से समतल करने की बात हो या फिर अपराध का इलाज एनकाउंटर के जरिए करने की बात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? क्या वॉशिंगटन का दबदबा खत्म हो रहा है? क्या बीजिंग से नए सुपर पावर की नई स्क्रिप्ट तय हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के चीन दौरे के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को जिनपिंग ने रेड कारपेट वेलकम दिया। वैसे तो चीन और रूस के संबंध पुराने रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर पुतिन की टाइमिंग को लेकर चर्चा तेज है। वैसे भी ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग गिरने के बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बदलने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। तो क्या बीजिंग और मॉस्को की सीक्रेट मीटिंग में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? रिपोर्ट देखिए। It was a great success. It was fantastic, Sam. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है? क्या दुनिया की महाशक्ति अब ढलान पर है? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझने वालों के मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें चीन से पिछले हफ्ते भर के भीतर सामने आई, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब चीन के दौरे पर थे तब की ये तस्वीर देखिए, जबकि दूसरी तस्वीर कल चीन दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की है, जो चीन के 25वें दौरे पर गए थे। फर्क साफ दिख रहा है। हालांकि चीन दौरे को लेकर ट्रंप ने दावे किए थे कि सब कुछ बेहद शानदार रहा। Made some fantastic trade deals, great for both countries.
He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल बना है, पूरी दुनिया एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस का संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर टेंशन नेक्स्ट लेवल पर है। अमेरिका हर हाल में उस पर अपना प्रभुत्व चाहता है। ऐसे समय में ट्रंप का चीन दौरा करना किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा था। ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकारा कि ईरान युद्ध और हॉर्मूज पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बात हुई। साथ साथ इस दौरान ईरान के परमाणु प्रोग्राम का जिक्र भी हुआ। लेकिन सवाल है, क्या ट्रंप को जिनपिंग का साथ मिला या नहीं? क्या कोई प्रॉमिस चीन की तरफ से किया गया? It was a great success. It was fantastic. We made great deals. We did great trade deals. We have great relationships, and a lot of things have happened that you'll be hearing about them. But that was a tremendous success. I think it really was a historic moment. ट्रंप बीजिंग से वॉशिंगटन वापस लौट गए हैं। क्या डील हुई, क्या करार हुआ, किस पर सहमति, किस पर असहमति हुई, ऑफिशियल कुछ भी सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ दुनिया जानती है कि हाल के सालों में चीन और अमेरिका के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के बीजिंग से रवानगी के ठीक बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का चीन पहुंचने के पीछे की कूटनीति को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। मंगलवार की रात को पुतिन बीजिंग पहुंच रहे हैं। पुतिन का ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा उस नाजुक वक्त पर हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान भिड़े हुए हैं। यूरोप में खुद रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 4 सालों से जंग चल रही है। तो सवाल है कि क्या बंद कमरे में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पकी खिचड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा लेने के लिए और अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए पुतिन खुद बीजिंग पहुंच रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात अमेरिका की उस बादशाहत को चुनौती हो सकती है। तो इस वक्त वैश्विक ऊर्जा संकट के दलदल में फंसी है बतौर चीनी विदेश मंत्रालय। जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच दर्जनों मुलाकात हो चुकी हैं। पुतिन का 25वां चीन दौरा है और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त कहे जाते हैं। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में चर्चा इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर शिष्टाचार मुलाकात होती तो ट्रंप के जाने के तुरंत बाद ये दौरा क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात की आशंका तेज है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को लेकर किसी बड़ी स्ट्रैटेजी को तैयार तो नहीं कर रहे। मिडिल ईस्ट की जंग में देश को धकेलने के बाद जहां एक तरफ ट्रंप की ग्लोबल रेटिंग गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप की मौजूदा अप्रूवल रेटिंग निचले स्तर 34% पर आ गई है, जो ऑल टाइम लो है। जबकि जनवरी 2025 में जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब ये 47% था। यानी कह सकते हैं कि ट्रंप अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा भी तेज हो गई है। अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ी डील की खबर सामने नहीं आई, लेकिन पुतिन और जिनपिंग के बीच में ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस डील की खबरें सामने आ रही हैं। तो खबर यह भी है कि अमेरिका जहां मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ फंसा हुआ है, तो इसका फायदा उठा के रूस और चीन दुनिया में अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पुतिन के इस चीन दौर के बाद ये चर्चा जोर पकड़ ले कि दुनिया का नया बॉस कौन होगा। ट्रंप की गिरते ग्राफ का एक ट्रेलर चीन में तो दिख गया, जहां ट्रंप से ऊंची कुर्सी पुतिन को दी गई। बेशक कहने के लिए ये कहावत मात्र है, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हो गया है। उधर अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन दौरे पर उन्हें क्या हासिल हुआ। क्या मिडिल ईस्ट की टेंशन पर चीन ने कोई कमिटमेंट दिया? क्या कोई बड़ी ट्रेड डील हुई? लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही। तो सवाल ये कि आखिर ट्रंप चीन गए क्यों?
अब इसको लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा जोर पकड़ रही है। ट्रंप चीन में 3 दिन के दौरे पर होते हुए भी कोई ठोस डील नहीं कर पाए, जबकि दूसरी तरफ उनकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री मोदी से की जा रही है, जो महज कुछ घंटे के दौरे पर यूएई गए और बाजी मार ली। मोदी मैजिक का फैन तो पूरी दुनिया है, फिर भला पाकिस्तान कैसे अछूता रह सकता है? भले शहबाज मुनीर इस बात को नकारते आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो बार बार इस बात को मानती रही है। चीन दौरे के बाद भले अमेरिका के फायदे में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका का खास मानकर घूमता फिर रहा था, अब उसे लेकर ट्रंप ने अपनी टोन चेंज कर ली है।